हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द फिडियाज एकेडमी। कपिल सानीले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो वी आर रिज्यूमिंग आवर ईवीएस क्लास ऑन यूट्यूब। प्रियर नोटिफिकेशन आपको नहीं दिया इस बारे में, लेकिन हमने स्टार्ट कर दिया है। ईवीएस की क्लासेस जो है वो रूटीन में आएगी और 10 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जैसा टाइम अलाउ करेगा 10 से 20 तक भी पहुंचेंगे। तो आफ्टर ए लॉन्ग टाइम वी हैव स्टार्टेड दीज क्लासेस। सो आप सब भी जो रेडी हो जाइए क्लासेस के लिए। आप सभी का अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है द फिडेज एकेडमी। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप केवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, केवीएस पीआरटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, देन दिस these classes will be very much valuable for you. And if you are preparing for DSSB PRT, then these classes will be beneficial for you also। ठीक है, क्योंकि बस DSSB PRT और KVS PRT में इतना ही फर्क है कि DSSB ज़्यादा फैक्ट्स पे ही फोकस करता है और ये KVS जो है फैक्ट और कंसेप्ट दोनों पे फोकस करता है। तो दोनों की तैयारी साथ साथ हो सकती है अगर हम देखें सब्जेक्ट कंसर्न का ही पार्ट देखें तो। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारा पहला क्वेश्चन। और आज हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो क्वेश्चन होंगे पंचायती राज सिस्टम से। भारतीय संविधान में के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज द प्रोविजन रिलेटेड टू पंचायती राज? पार्ट 6, भाग 6, भाग 7, भाग 8 या भाग 9? आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट में करके बताइए, उसके बाद हम भी आपको इस पर एक्सप्लेन करते हैं। सो द राइट आंसर विल बी पार्ट 9। 1991 में, सॉरी 1992 में एक संविधान संशोधन लेके आ गया था जिसका नाम है 73rd अमेंडमेंट। 73वां अमेंडमेंट लेके आया गया था और इस अमेंडमेंट में इंट्रोड्यूस किया गया था पंचायती राज सिस्टम। इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया था। इससे पहले भी पंचायती राज था, लेकिन उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस यानी कि संवैधानिक दर्जा जो नहीं मिला था, इसलिए कहीं पर वो लागू किया गया था, कहीं पर नहीं लागू किया गया था। ठीक है, और कहीं पर वो किसी रूप में था और कहीं पर किसी रूप में था। लेकिन अब यहाँ पर 73rd अमेंडमेंट लेके आ गया 1992 में, और इसको इम्प्लीमेंट देखिए यहाँ पे ये पास तो हो गया है संविधान संशोधन 1992 में, लेकिन अगर आपसे पूछे कि ये इम्प्लीमेंट कब हुआ, तो इम्प्लीमेंटेशन इसका जब जो किया गया है वो 1993 अप्रैल 1993 में किया गया है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। सो दिस constitutional status was given in 1992, and this act was implemented in 1993 April 1993, and part 9 was introduced। पार्ट 9 को इंट्रोड्यूस किया गया था जिसमें कहा गया है कि भारत के संविधान के अंदर विकेंद्रीकृत रूप से पंचायती राज सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। सभी स्टेट जो है इस फॉर्म में इसको लागू करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which part of the Indian Constitution has the provision related to municipalities? भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? तो ये भी 1992 की ही घटना है। 1992 में 74th अमेंडमेंट किया गया था और इसको इम्प्लीमेंट किया गया था जून 1993 में। तो इसको इम्प्लीमेंट किया गया था, तो इसमें एक नया पार्ट जोड़ा गया था जिसका नाम है पार्ट 9A। ठीक है, और इसमें प्रावधान किया गया है म्यूनिसिपैलिटीज, ये शहरी क्षेत्र से रिलेटेड है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र से पंचायती राज हो चुका है 73rd अमेंडमेंट में, अभी अभी आपको बताया है। ठीक है, तो इसमें म्यूनिसिपैलिटीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया था ताकि सब स्टेट जो है इसी फॉर्म में, इसी फॉर्मेट में इसको इंट्रोड्यूस करें। चलिए शुरू करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई भी डाउट हो आप क्वेश्चन में पुट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई देने की कोशिश होगी। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज द ग्राम पंचायत हैज द ग्राम पंचायत बीन सेटअप? तो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रांसलेट मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? ऐसा है, देखिए 73rd अमेंडमेंट हो गया या 74th अमेंडमेंट हो गया, ये तो बहुत बात की बात है, आपने देखा 1992 की बात है ये तो। लेकिन इससे पहले क्या संविधान में ऐसा नहीं कहा गया था? संविधान में ऐसा कहा गया था। ठीक है, लेकिन हमने उसको इंट्रोड्यूस नहीं किया। आप सभी को पता है कि पार्ट 3
में क्या है, पार्ट 3 में फंडामेंटल ड्यूटी फंडामेंटल राइट्स है। तो उस समय पर भारत की सिचुएशन को देखते हुए, भारत के आर्थिक हालात को देखते हुए, जितने संसाधन थे उसको देखते हुए कुछ फंडामेंटल राइट्स तो इंट्रोड्यूस कर दिए गए थे। जब भारत का संविधान 1949 में अडॉप्ट किया गया और 1950 में इनेक्ट किया गया, 26 नवंबर 1949, जिसे संविधान दिवस मनाया जाता है, और ये 26 जनवरी 1950 जिसको गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, तो इस दिन अडॉप्ट हो गया था और इस दिन इसको इनेक्ट कर दिया गया, लागू कर दिया गया। तो उस समय पे कुछ फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में दिए गए थे, लेकिन पार्ट 4 में कुछ फंडामेंटल राइट को इंट्रोड्यूस ना करके उसको डीपीएसपी में रख दिया गया था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जिसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन भी कहा जाता है। तो इसी के अंदर पार्ट 4 के अंदर ये कहा गया था कि ग्राम पंचायत की स्थापना की जाएगी, लेकिन ये फंडामेंटल राइट के रूप में नहीं हुआ था। ठीक है, तो इंट्रोड्यूस कर भी सकते हैं राज्य, नहीं भी कर सकते हैं। तो लेकिन अब बाद में 73rd अमेंडमेंट के बाद जो है पंचायती ग्राम पंचायत की स्थापना की गई थी। और आपसे अगर पूछा जाए कि भारत में डायरेक्ट डेमोक्रेसी का अगर कोई एग्जांपल है तो वो कौन सा है, तो वो ग्राम पंचायत ही है। इसके अंदर ग्राम सभा के कंस्टिट्यूशन की जाती है, सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं डायरेक्टली इसमें। जैसे लोकसभा होती है, आप सभी जानते हैं, लोकसभा में हमारे जो द्वारा जो इलेक्टेड लोग होते हैं वो जाके बैठते हैं, वो सभा लोकसभा हो जाती है। हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वो, यानी कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव हमें रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमने सिलेक्ट किया, अपनी पावर उनको दे दी, वोट की पावर से अपनी पावर को डेलीगेट कर दिया उनको। लेकिन आप देखते हैं ग्राम सभा में क्या होता है कि किसी गांव के ग्राम सभा में 18 प्लस जितने भी आदमी हैं जिनका वोटर लिस्ट में नाम है, वो सभी ग्राम सभा का पार्ट है। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव नहीं है वो डायरेक्टली उसमें पार्टिसिपेट करे तो ग्राम सभा का पार्ट है। सो ग्राम सभा इज द ओनली एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी ऑफ इन इंडिया। ठीक है, तो ये हो गया आंसर का बी। अब क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत को संगठित करने के लिए कहता है? तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर दीजिए जल्दी से। Which one of the following article of Indian Constitution says about Constitution of Indian Constitution direct the state government to organize Gram Panchayat? Article number 40, Article number 46, and Article number 48, Article number 51। मैंने अभी आपको बताया था कि आर्टिकल ये पहले डीपीएसपी में डाला गया था, और डीपीएसपी में क्या किया गया था, डीपीएसपी में वो सारे रिक्वायरमेंट्स जो कि अभी इम्प्लीमेंट नहीं की जा सकती लेकिन इन फ्यूचर इम्प्लीमेंट की जाएगी, उनको लिया गया था। तो ये डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर पहले से संविधान में मेंशन तो था। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जिसे कहते हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत, तो इन सिद्धांतों के अंदर इनको शामिल तो किया गया था, लेकिन ये का बाध्यकारी नहीं थे क्योंकि फंडामेंटल राइट्स के अंदर तो थे नहीं है। तो आर्टिकल 40 ये हमें कहता है कि राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत का गठन करने का निर्देश दिया गया है आर्टिकल 40 में टीपीएसपी के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या शामिल किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, पंचायतों का एक कार्यक्रम, मूल अधिकार या मूल कर्तव्य? तो आपने अनुसूची अगर नहीं याद की है तो अनुसूची आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि अनुसूची जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनसे हमेशा डीएसएसबी में तो हमेशा ही आता है, लेकिन ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, अनुसूची आपको याद होनी चाहिए। तो ये 11वीं अनुसूची जो है वो इंट्रोड्यूस की गई थी 73rd अमेंडमेंट के द्वारा। अगर पार्ट आपसे पूछता है, संविधान का पार्ट पूछता है, तो पार्ट 9 है ये। लेकिन अगर 73rd अमेंडमेंट में अनुसूची शेड्यूल पूछता है, ठीक है, तो अनुसूची होगी 11वीं। 11th अनुसूची जो है वो, इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी नहीं है। प्रोग्राम ऑफ पंचायत इज द राइट आंसर। पंचायत के प्रोग्राम जो है
वो राइट आंसर है। और इस शेड्यूल के अंदर टोटल 29 सब्जेक्ट्स को जो है लिया गया था। ठीक है, तो इसमें पंचायत के से रिलेटेड 29 सब्जेक्ट को इंक्लूड किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? पंचायती राज सिस्टम इज बेस्ड ऑन व्हाट? पंचायती राज क्या सत्ता के केंद्रीकरण पर आधारित है, या सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर पर आधारित है, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर, ऑन डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, प्रशासन और जनता के सहयोग पर, ऑन द कोऑपरेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड द पब्लिक, उपयुक्त सभी। देखिए, मोस्ट सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर क्या होता है कि एक ही व्यक्ति है और उसी के पास सारी पावर आ गई। मान लीजिए प्रधानमंत्री है, आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और नरेंद्र मोदी जी सारी पावर अपने हाथ में ले ले, सारे डिसीजन यही ले। हमारे हमारे देश में 5 लाख गांव है, 5 लाख से ज्यादा गांव बल्कि। हर एक गांव के बारे में नरेंद्र मोदी जी ही डिसीजन ले तो उनको 5 लाख बार सोचना पड़ेगा। एक गांव में पता नहीं कितनी समस्याएं रोजाना होती है, उनको तो 10 लाख 20 लाख बार सोचना पड़ सकता है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए लोकल मैटर जो है वो इग्नोर होते हैं। तो लोकल मैटर जो होते हैं वो लोकल लोग में के रिप्रेजेंटेटिव ही उसमें पार्टिसिपेट करें। इसके लिए जरूरी है कि नरेंद्र मोदी जी अपनी कुछ पावर को डेलीगेट कर दे या डिसेंट्रलाइज कर दे। ठीक है, तो डिसेंट्रलाइज सही आंसर है, विकेंद्रीकरण कर दें, यानी कि कुछ अपने सेंटर के जो मुद्दे हैं उनको वो देखते रहे, और डिसेंट्रलाइजेशन विकेंद्रीकरण के द्वारा लोकल जो रिप्रेजेंटेटिव है कोई ऐसी व्यवस्था की जाए कि वो भी वोट के द्वारा चुने जाए और लोकल मुद्दों को वो देखे, जैसे म्यूनसिपैलिटीज का हो या ग्राम पंचायत का हो, ताकि गांव के मुद्दे हैं वो, और गांव के लोग अपनी समस्या लेकर नरेंद्र मोदी के पास रोजाना तो जा नहीं सकते। तो अपने नियर डियर में अगर कोई व्यक्ति अपॉइंट हो चुका है, इलेक्ट हो चुका है, तो वो लोकल मुद्दों को देख सकता है। तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर पे बेस्ड है ये, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर बेस्ड है, ये वाला बी आंसर सही हो गया। आपको कोई डाउट हो तो आप आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, पंचायती राज क्या प्रदान करता है? पंचायती राज प्रोवाइड्स व्हाट? पिछड़े क्षेत्रों का कृषि विकास, स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन, ग्रामीण स्तर पर उचित राजस्व का संचालन, देहाती क्षेत्र में शिक्षा का फैलाव। पंचायती राज क्या है? देखिए, काफी काफी आपको आसपास के वो मिल रहे हैं। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज, ऐसा नहीं है कि बैकवर्ड एरियाज में ही ये काम करता है। पंचायती राज सिस्टम अच्छे विकसित जगहों पे भी काम करता है। लोकल डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये वर्ड हमें कुछ कुछ अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। कंडक्टिंग प्रॉपर रेवेन्यू एट विलेज लेवल, ये नहीं है। द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन इन कंट्री साइड, देखिए ये इसका एक सब पार्ट हो सकता है। लोकल डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन ये सही रहेगा, क्योंकि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन, इसको हमने नाम दिया है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ही पंचायती राज का दूसरा नाम है। दिस इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? व्हाट इज द मेन गोल ऑफ पंचायती राज सिस्टम? ग्रामवासियों के बीच प्रतिद्वंद को बढ़ाना, टू इंक्रीज द राइवलरी अमंग द विलेजर्स। ये कोई बात नहीं हुई कि उनके बीच में प्रतिद्वंदता को, दुश्मनी को, प्रतियोगिता को बढ़ा देना। कोऑपरेशन को बढ़ा सकते हैं, लेकिन राइवलरी तो नेगेटिव चीज हो गई। चुनाव में लड़ने के लिए ग्रामवासियों को प्रशिक्षण देना, ट्रेनिंग द विलेजर्स टू फाइट द इलेक्शन। ये मेन गोल तो नहीं है। ठीक है, विलेजर्स को इलेक्शन लड़ाने के लिए पंचायती राज नहीं है। ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर अमंग द विलेजर्स, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, विकेंद्रीकृत ये व्यवस्था है, बिल्कुल सही है। नन ऑफ द वो नहीं है, सी विल बी द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? पंचायती राज कृषि उत्पादन को बढ़ाना, रोजगार सृजित करना, जनता को राजनीतिक रूप से जागृत करना और जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदार योग्य बनाना। इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, अवेकनिंग द पब्लिक politically, and enabling the public to participate in development administration। यहाँ पर आपको काफी काफी ये देखिए सब पार्ट हो सकते हैं, लेकिन आपस में कंपैरिजन करना होगा तो भागीदारी, दिस इज पंचायती राज इज पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को बढ़ाने के लिए है। यानी कि पार्टिसिपेटरी, लोगों को ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन बढ़ाना है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर। ठीक है, तो ये डी फेवरेट हो जाएगा।
हालांकि जागृत करना ये भी हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि पंचायत के स्तर पर भी रोजगार देने की कोशिश की जाती है, कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने की कोशिश भी की जाती है। लेकिन अगर हम रिलेटिवली देखें और सभी के हाथी के पैर में सबका पैर होता है, तो ये वही बात हो गई, डी विल बी द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं, 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? टू होम इज द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिलेटेड? मुद्रा विनिमय, वित्त आयोग, पंचायती राज या भारतीय रिजर्व बैंक? ये आपको पता है, पंचायती राज से ही रिलेटेड है। मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि क्या है कहानी। 73rd अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया गया था 1992 में। इस अमेंडमेंट के द्वारा संविधान के अंदर एक पार्ट जोड़ा गया था जिसका नाम है 9, और इसी के अंदर एक शेड्यूल भी जोड़ा गया था, संविधान के अंदर अनुसूची जोड़ी गई थी जिसका नाम है 11th शेड्यूल। ठीक है, और ये इंट्रोड्यूस तो किया था 1992 में, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट लागू, इंट्रोड्यूस भी कर दिया था, पास भी कर दिया था, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना यानी कि एग्जीक्यूट करना, लागू करना कब किया गया था? ये 1993 अप्रैल में किया गया था। फिर से रिवाइज करवा देते हैं। 74th अमेंडमेंट, 73rd अमेंडमेंट पंचायती राज से रिलेटेड है, 74th अमेंडमेंट भी इंट्रोड्यूस किया गया था 1992 में ही। ये म्यूनसिपैलिटीज से रिलेटेड है। ऐसा नहीं कि म्यूनसिपैलिटीज या पंचायती राज के बारे में पहले नहीं बताया गया था, लेकिन म्यूनसिपैलिटीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना था और सभी इसको लागू करेंगे और सेम व्यवस्था होगी। ठीक है, तो 3 टायर सिस्टम इसमें शुरू किया गया था पंचायती राज व्यवस्था में। ठीक है, तो भारत के अंदर जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो 3 टायर का हो गया था। पहले आप देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। ठीक है, उसके बाद आप देखते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट होती है, और उसके बाद एक तीसरा सिस्टम आ गया जिसका नाम है लोकल गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो इस तरीके से 3 टायर सिस्टम हो गया हमारा पॉलिटिकल सिस्टम जो हुआ। ओके, तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। तो आप सभी को ये क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। डेली क्लासेस तो नहीं हो पाएगी, लेकिन हाँ डेली क्लासेस के रूटीन में हम आएंगे, क्योंकि काफ़ी कुछ बिजी शेड्यूल रहा, काफ़ी ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहा था, इसलिए हमने कुछ अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको ख़त्म किया, मतलब कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, उसके बाद हम वापस आपसे जुड़ गए हैं। ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस तो हो ही रही है, उसके साथ साथ आप सभी को अब कोर्स की क्लासेस शुरू कर दी गई है। अब बहुत रैपिडली आपको कोर्स में जो है नई नई क्लासेस मिलनी शुरू हो जाएगी। केवीएस पीआरटी से रिलेटेड साइंस की क्लास शुरू हो गई है। 4-5 क्लास साइंस की आते ही फिर ईवीएस की क्लास भी उसमें आ जाएगी। तो आप सभी के लिए साइंस और ईवीएस की डिमांड थी कि सेपरेट कोर्स अगर बना दे, तो वो भी हमने बना दिया है, और आप इसको कॉम्बो में लेना चाहे तो वो भी बना बना दिया गया है, और कंप्लीट कोर्स भी आपके लिए अवेलेबल है। इसके लिए डीएसएसबी में भी पीआरटी का जो कोर्स है वो कंप्लीट में भी अवेलेबल है, साइकोलॉजी में भी अवेलेबल है। स्पेशल साइकोलॉजी ही करनी है अगर 100 मार्क्स वाली, या आपको पार्ट 1 लेना है, तो उस तरीके से आपकी सहूलियत के हिसाब से उसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। आप सभी जैसे भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, आपका मोस्ट वेलकम है। साथ ही साथ आप सभी को थोड़ा सा मोटिवेशन के रूप में भी आपको ध्यान रखना है कि आप सभी बच्चों को, अगर आपने अपना गोल सेट नहीं किया, अगर आप अपना गोल सेट नहीं कर रखा है, तो आप फिर किस मंजिल की तरफ बढ़ेंगे? तो अपना गोल सेट कीजिए। आपको पता है अर्जुन जब तीर चला रहा था तो सबको, किसी को पेड़ दिखाई दे रहा था, किसी को पत्ते दिखाई दे रहे थे, लेकिन एक अर्जुन है जिसको चिड़िया की आंख ही दिखाई दे रही थी। तो आपको भी वो गोल दिखाई दे रहा रहना चाहिए। उस गोल को लिख लीजिए, दीवार पर लिख लीजिए, अपने घर की दीवार पर लिख लीजिए, कमरे की दीवार पर लिख लीजिए, मोटिवेशनल कोट्स लगा लीजिए। जिन व्यक्तित्व से आपको एनर्जी मिले, जैसे स्वामी विवेकानंद का है उसको लगा लीजिए। आप हनुमान जी को मानते हैं, हनुमान जी का चित्र लगा लीजिए, एनर्जी गेन कीजिए किसी भी तरीके से। ठीक है, अपनी एनर्जी को बढ़ाइए, बूस्ट कीजिए। एनर्जी को बूस्ट करने का एक और तरीका है कि आप एक्सरसाइज जरूर करें। एक्सरसाइज के साथ साथ आप अच्छी डाइट भी लें, अच्छी डाइट से आपकी एनर्जी बनी रहती है। ठीक है, और बीच बीच में ब्रेक लें। ठीक है, पढ़ाई को बिल्कुल ऐसा नहीं कि 5 घंटे से पढ़ ही रहे हैं। आप 2-2.5 घंटे पढ़ लें, अगर बहुत हो जाता है उसके बाद आप 15 से 20 मिनट ब्रेक ले सकते हैं। कुछ खाइए, कुछ मनोरंजन कीजिए, परिवार से मिलिए, उसके बाद फिर से 2.5 घंटे पढ़िए। तो ये ब्रेक करके पढ़ेंगे तो आप उतनी एनर्जी के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, अपना टाइम शेड्यूल अपना बनाइए। टाइम शेड्यूल वो आपके घर की परिस्थितियों के हिसाब से हो सकता है, आपकी ग्रेस्पिंग के हिसाब से आप कम टाइम पढ़ के भी अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पर्सनल है, लेकिन आपको
जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है, मैं ये नहीं आपको कहूँगा कि डेली सारे सब्जेक्ट पढ़िए। अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो डेली नहीं पढ़ पाएंगे सारे के सारे सब्जेक्ट। आप कुछ सब्जेक्ट, 3 या 4 सब्जेक्ट मैक्सिमम, मैं तो 2 से 3 ही कहता हूँ, लेकिन 3 से 4 अगर कर सकते हैं तो वो भी कर लीजिए। लेकिन आपका आपको सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि हाँ बहुत पढ़े आज, ठीक है, आज मन लगा दबा के पढ़े हैं, ये फीलिंग आनी चाहिए, वो फीलिंग आनी चाहिए। और आपका एग्जाम जितने नंबर का आता है, कम से कम उतने क्वेश्चन जो लगा के देखिए प्रैक्टिस सेट से, ठीक है। ये अपने रूटीन में ले आइए, क्योंकि इस पे मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। उस पे मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा कि क्यों इतने क्वेश्चन करने जरूरी है अगर केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, और क्यों इतने क्वेश्चन करने जरूरी है अगर डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि रिसेंट में कुछ क्वालिफाइड टीचर से मैंने बात की है, तो उन्होंने कहा है कि टीजीटी मैथ के क्वालिफाइड टीचर्स ने कि वो रोजाना 200 क्वेश्चन तो करते ही थे, लेकिन जब लास्ट मंथ आ गया तो उन्होंने 400 करने शुरू कर दिए, ताकि उनकी हैबिट 200 की तो बनी ही और स्पीड भी बन जाए। आपको पेपर में बैठ के 150 क्वेश्चन करने हैं और रोजाना आप 150 क्वेश्चन रिवाइज नहीं कर रहे, तो फिर आप कैसे पेपर में अपना स्टेमिना दिखा पाएंगे, ये बात है। चलिए शुरू, यहाँ पे क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने क्लास ज्वाइन की, आपको कैसी लगी क्लास जरूर लाइक करें अगर पसंद आई है तो। और आपको कोई सजेशन है, कोई फीडबैक है तो कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारी क्लास को लाइक करते हैं तो आप शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं तो द फीडियाज एकेडमी की ऐप है गूगल प्ले स्टोर पे, आप उसको डाउनलोड कीजिए, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुका है तो आप रिकमेंड कर सकते हैं। अगर पुराने स्टूडेंट हैं तो आप हमारी क्वालिटी को जानते हैं, ठीक है, आप रिकमेंड कर सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।